हेलो। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेल, आवाज़ आ रही है आपको? जी भाई। जी आपने वो क्वेश्चंस को गो थ्रू किया था दोबारा जो हमने किए थे उस दिन? जी कौन सा बोले? मैं कह रहा हूँ जो हमने उस दिन क्वेश्चन किया था आपने उसको दोबारा गो थ्रू किया था, उसको यस दोबारा भाई। देखा था? जी जी जी। उसे हमने गो ठीक है। थ्रू किया था। उसमें से हम्म। कुछ हम डिस्कस पहले कर लें या बाद में? हाँ नहीं, बताओ, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, बताओ। आप थोड़ा पास से बोला, आपका आवाज़ ना वो रुक रुक के आता है, क्योंकि आप दूर से बात करते हैं तो कैच नहीं होता है। अब आ रही है आवाज़? हाँ अब ठीक है। बोलो। भाई जो ये आपका 27 था ना, क्वेश्चन 27 किया हम्म। था, पता है आपको ना उस दिन? हाँ वहाँ से हम वो मेरा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा पता है आपको? जो राइटिंग स्किल है ना, लिखना पड़ता ना एक्सप्लेन। हम्म। हाँ बताओ। वो से कहाँ पर? 31 था ना। 1 मिनट। ओके, नो इशू। जी। वन मिनट है, जस्ट 1 मिनट। नो, कोई इशू नहीं है। वो वो हम जो बोलने मांग रहे थे ना आप, वो जो राइटिंग स्किल है ना, आप देखिएगा जब बी का जो नीचे एक्सप्लेनेशन कर रहा है ना, हम्म। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसे रिमूव करने का कोई वे क्या है? कैसे मैंने इसे मिनिमाइज किया जाएगा राइटिंग स्किल को? राइटिंग स्किल्स को आप क्या कह रहे हो कि कितना मतलब अच्छा किया जा सकता है? टाइपिंग स्किल की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो आपका जो वो जो एक्सप्लेन करता है ना वो वर्ड में, एक होता है हम्म। मैथ, ठीक है ना? हम्म। वार्ड में जो एक्सप्लेनेशन करता है ना, वो वहाँ पर ही काफ़ी टफ आता है मैंने। अच्छा, कोई मसला नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा लिखूँ ताकि समझ आए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 मिताली। ठीक है। मिताली लिमिटेड। अच्छा। अब ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। जी। पार्ट A7। कंपेयर एंड contrast the tax implications of both the acquisition and disposal of the shares in वो Mitali 1 मिनट Limited। है, 1 मिनट। वो आपका आंटी का कोई अच्छा। बड़ा प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं यार, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वजह से जाना पड़ा था ओ, मुझे। अच्छा ठीक है। Compare and contrast the tax implication of both the acquisition and disposal of the shares in Mitali Limited. If Simon acquires the shares through a tax advantage company share option scheme, or alternatively as an award of shares, you are not required to comment on any national insurance contributions implication. ये सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है ना उसको ज़रा ध्यान से और आराम से पढ़ना है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, मैंने कंपेयर करने बोला, वो कॉन्ट्रास्ट लिखने में टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा फॉर बोथ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द शेयर इन मिताली लिमिटेड। मिताली लिमिटेड इफ साइमन एक्वायर द शेयर थ्रू टैक्स एडवांटेज कंपेयर शेयर ऑप्शन स्कीम एंड शेयर ऑप्शन स्कीम सी एस ओ पी को ऑप्शन स्कीम, ठीक है। अल्टरनेटिवली अवार्ड ऑफ शेयर्स,
ठीक है, लेकिन हम एक ठो बात बोलने मांग रहे थे आपको। जी जी पूछो। वो आप जैसे कि एक है शेयर ऑप्शन, ठीक है ना, वो अप्रूव है बिल्कुल। अनअप्रूव्ड है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का पार्ट है, इसमें वो क्या उसमें चला जाता है। यदि अनअप्रूव्ड होता है तो उसका अंदर फिर ये होगा जो आपको जैसे कि ग्रांट डेट है, एक्सरसाइज डेट है, उसके बाद हम्म। ये वही ऑप्शन में जा रहा है क्या ये तो। नहीं नहीं, अब ये दो चीज़ें कह रहे हैं, आप समझना है वो दो चीज़ें क्या आरेख है, कह रहे हम हैं। आरेख बात बोला, आरेख है आपको सी ओ एस, जहाँ हम लोग 2-3 दिन आगे किए थे ना, कंपनी शेयर ऑप्शन बिल्कुल, स्कीम। ये उसी की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा ठीक है, ये तो उसे। जैसे कि इसमें आपका हम कुछ बोलने मांगे, ठीक है ना, जैसे कि इसमें आप किसको देंगे नहीं देंगे, ये होगा खूब सिलेक्टेड बेसिस में, सब एम्प्लॉय के ऊपर नहीं होगा। उसके बाद बिल्कुल इसका एग्जैक्टली उस उनको जो एक वो जो सर्टेन क्राइटेरिया होता है वो मीट करना होता है। मैक्सिमम अब वो आप क्या दे कह रहे हैं। सकते थे 3,000 पाउंड तक आप उसको दे सकते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है ना, मैच्योरिटी डेट हम्म 3 से 10 साल तक है, ठीक है, हम्म। ऐसे ही कुछ है ना। बिल्कुल। अब उसको दे। आपने अब वो आप क्या हमको कह उस रहे दिन हैं। कराया था, आपको याद है, पहला या दूसरा हाँ दिन। बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है इसीलिए मैंने ये दोबारा कर ये क्वेश्चन पकड़ा है। क्योंकि ये जो ये इस तरह की शेयर ऑप्शन स्कीम है ना, आपको पता है ना, चार की ऑप्शन स्कीम है। हाँ हाँ तो जी। ये एग्जामिनर की मतलब आप कह सकते हो ना फेवरेट है। मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल जी उसने सितंबर में नहीं पूछा जी। तो दिसंबर में पूछे। ओ और ऐसा भी होता है कभी कभार, एक ऑप्शन दिसंबर में पूछ लेता है, एक ऑप्शन सितंबर में पूछ लेता है, लेकिन पूछता ज़रूर है। और कितने अच्छा, मार्क्स की? 7 मार्क्स की, क्योंकि 7। ये उसके क्योंकि ये इनकम टैक्स में नहीं है ना, मतलब ये F6 के अंदर नहीं है। तो इस और ये प्रैक्टिकल लेवल में आता है, तो इसीलिए उसका क्या कहते हैं हिंट या उसकी कोशिश वही होती है वो टॉपिक को टेस्ट किया जाए जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस होती है, जो आपने F6 के अंदर नहीं पढ़ा होता। और फिर इसकी क्योंकि ये आपका एज एडवाइज़र के तौर पर आ जाती है ना, कि आपके पास एक सिनेरियो आता है, आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ टैक्स एडवाइज़र क्या अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हो। तो सही है। इसलिए ये उसका टॉपिक फेवरेट टॉपिक्स में से ये है, और अच्छा ये ऑप्शंस वगैरह हैं इसके। अच्छा। और अब एक वो क्या सवाल कह था, रहे हैं। और एक है ना जो इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम ई आई एस सीड्स इंटर, जी बिल्कुल। वो भी आता है क्या एग्जाम में, वो सीड्स बिल्कुल इंटरप्राइज। ये वही मैं कह रहा हूँ, और जो तीन चार जो ऑप्शन स्कीम्स है ना वो आती हैं। और इंशाल्लाह ताला जब हम कल नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे ना, जी। जो छोटा वाला कल हम क्वेश्चन करेंगे वो हम उससे रिलेटेड करेंगे। और अच्छा, हाँ वेंचुरा अच्छा। है आपका, हाँ इंटरप्राइज मैंने और एक है ना सीड्स इंटर। सोहेल कल आप फ्री हो गए ना, क्योंकि कल यार मैंने 2 दफ़ा क्लास लेनी है। एक मैंने अभी तक हमने बड़ा क्वेश्चन नहीं किया। मैंने आज भी बड़ा क्वेश्चन कराना था, इसीलिए मैंने आपसे दोपहर को शाम के लिए टाइम नहीं, मांगा था। अच्छा आप एक काम करिए ना, जैसे कि रात के टाइम दो हम्म 2 आवर्स कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग परसों से करते हैं या कल से, क्योंकि मैं हमरा होता क्या, मैं घर में मेरे सन है तो वो लैपटॉप चालू करने से वो आके बैठ जाएगा, समझे, वो काम नहीं करने देता। नहीं, क्योंकि क्योंकि ना मैं वीक में नहीं 2 घंटे दे सकता ना, क्योंकि मैंने सुबह ऑफिस जाना होता है, इस वजह से। अच्छा, मैं सिर्फ वीकेंड पर 2 क्लासेस, मैंने आपको पहले बताया था कि वीकेंड पर 2 क्लासेस करके आपका कवर करो, तब जो मैंने ये नेक्स्ट 2 छुट्टियां करी हैं वो भी। नेक्स्ट सैटरडे संडे दो दो 2 घंटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ठीक नेक्स्ट है। सैटरडे संडे को हम दो दो बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। अब जी। अब ये क्या है, शेयर ऑप्शन दो चीज़ें पूछ रहे हैं। एक उसने क्या है कि यार आप जो एक एक्विजिशन करोगे शेयर्स की उसकी आपने बतानी है, और दूसरा आप कर रहे हो डिस्पोजल शेयर्स। लेकिन जो डिस्पोजल शेयर्स करे वो किस बेसिस पर करे हो, कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान के हाँ। मुताबिक करे हो। तो दोनों का अलग-अलग बताना है। अब ज़रा सिनेरियो पढ़ते हैं मिताली का। यू शुड अज्यूम टुडे डेट इज़ 1 अप्रैल 2023। योर फर्म हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड एडवाइस टू मिताली लिमिटेड, अ क्लोज कंपनी, हम्म। इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द शेयर इंसेंटिव्स। ठीक है, ठीक है। आकार, an interest-free loan to employees. A non-UK domiciled employee also requires advice in relation to the remittance basis. Mithali Limited is a UK resident trading company which is a closed company. अच्छा, क्लोज कंपनी का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है आपको? हाँ, वो फैमिली या क्लोज रिलेटिव जो होता है उसके वही होता है क्लोज कंपनी, उसमें आपका जैसे कि आपका मोर देन मिनिमम 1% शेयर होता है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, हम उस दिन देखे थे, या फाइव ये परसेंट नोट ये नोट डाउन कर लो अपने पास। ये मुझसे क्लास लेने के बाद क्लोज कंपनी को ज़रूर पहले गो थ्रू करना। ठीक है, हम नोट कर लेंगे। Simon Share Incentives. जी। Simon is a director of Mithali Limited and owns 20% of its ordinary shares. Mithali Limited intends to provide Simon with shares worth £25,000 and in the form of either free shares or share options. जी। दो तरीके से दे रहा है, या फ्री शेयर्स देगा या शेयर ऑप्शंस की फॉर्म में देगा, ठीक है। ठीक है।
द फ्री शेयर्स वुड बी इशूड इन 2024। ये ईयर्स को याद रखना है। और जो शेयर ऑप्शन है अंडर अ टैक्स एडवांटेज स्कीम है वो जून 2024 को। ठीक है। तो दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज कब होगा? 4 साल के बाद, जी। मतलब 4.5 साल के बाद, 4.25 साल के बाद। साइमन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? अक्टूबर 2028 में। इन आइदर केस साइमन विल सेल द शेयर्स इन दिसंबर 2030। तो दोनों केसेस में साइमन इन शेयर्स को कब बेच सकता है या कब बेचेगा? 2030 के अंदर। ठीक है। और ये हाईलाइट करते जाना है साथ साथ जो जो चीज़ें आप पढ़ते जाओगे, ताकि जब आप अटेम्प्ट करने लोगे पार्ट ए बी सी, तो आपको पता होगा आपने चीज़ें कहाँ हाईलाइट। साइमन हाई रेट टैक्स पेयर है, ये भी आप हाईलाइट, ताकि आपको बाद में देखना नहीं पड़ेगा हाई रेट से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा। अब ज़रा साइमन का देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार जो 25,000 है, जो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। और ये याद रखना है वो हाई रेट टैक्स पेयर है, तो इसका मतलब है वो इस पर हाई रेट टैक्स पड़ेगा। हमने इसकी लाइबिलिटी देखनी है। और ठीक। फिर अगर वो डिस्पोज करता है कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान के मुताबिक, तो तब फिर क्या उसका सीजीटी मतलब बनेगा। जारी बात है, आप शेयर्स डिस्पोज करोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ। और वो कब कर रहा है? दिसंबर 30 के अंदर। तो जी। वो क्या साल बनेगा? 30 31 बनेगा। अब ज़रा देखते हैं इसको। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। मिताली लिमिटेड है। 24 है क्वेश्चन। 24 है ना? पार्ट ए। आपने क्या बताना है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के बारे में। और जो आपसे वर्ड ना पढ़ा जाए वो आप मुझसे उसी टाइम पूछ लिया करो। ठीक ठीक है। है। ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एक्विजिशन ऑफ शेयर। एक्विजिशन शेयर्स। अच्छा। अब एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, जब भी आप शेयर्स एक्वायर करते हो अंडर ये जो कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान है, तो डेफिनेटली आपका इनकम टैक्स तो कोई चार्ज नहीं होता। नहीं। कब? ना ग्रांट डेट पर, ना एक्सरसाइज डेट पर। ठीक है। कब नहीं होगा? अगर वो 3 से 10 साल के दरमियान ग्रांट डेट पर आएगा। तो अब हाँ। वो क्या है? क्या आएगा? मेच्योरिटी डेट आपका ये। जी। जी सुहेल। जी। 1 मिनट हम बोल रहे आपका ओके। वो जो बोल रहे इनकम टैक्स एनआईसी विल, मैंने उसमें इनकम टैक्स और एनआईसी में वो बेनिफिट कोई नहीं देना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। सो अंडर अ CISP जो मतलब कंपनी शेयर ऑप्शन है, नो इनकम टैक्स। ठीक हो गया। हाँ। नो एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस। हाँ नो, हाँ हाँ वो भी कर लो साथ, प्लस आप वो भी कर लो, NSE भी कर लो। ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि एग्जामिनर को पता होगा कि आपको चीज़ के बारे में पता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट डेट। एंड एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज। ठीक हो गया। अब ज़रा आगे देखना है। ये तो ये बात की ना 1 मिनट। जी। अंडर डेफिनेटली इस कंपनी शेयर ऑप्शन के मुताबिक। लेकिन जो साइमन है वो कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? वो इसको ऑप्शन कब कर सकता है इस चीज़ को, कि 3 से 10 साल के दरमियान जब से वो ग्रांट हुआ है। हाँ। सो साइमन कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन बिटवीन 3 to 10 years हम्म। आफ्टर द ग्रांट डेट। ठीक हो गया। हम्म। साइमन क्या कर सकता है? इसको एक्सरसाइज करने के लिए कब काबिल होगा इस ऑप्शन को? 3 से 10 साल के दरमियान किसी भी टाइम वो कर सकता है। जी। ठीक है। सही। लेकिन ग्रांट डेट के बाद, मतलब अगर आज ग्रांट हुआ है
तो इधर से आप ले जाओ 3 साल गुजरेंगे, उस 3 साल से 10 साल के दरमियान। ठीक। पहले 3 साल नहीं, बिटवीन 3 to 10 years। 10 ईयर। ठीक हो गया? 3 के अच्छा, बाद 10 अगर का आप, अंदर। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रांट डेट के बाद, ये याद रखना है, जिस दिन ग्रांट होगा उसको। ग्रांट माने बोलता क्या, जिस दिन उसको मिलेगा ना, क्या जिस दिन मैच्योरिटी होगा। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी एक्सरसाइज की बात हो रही है। अच्छा, एक्सरसाइज मीन्स ग्रांट का, मैच्योरिटी। हाँ वो मेच्योरिटी। अच्छा। ग्रांट का मतलब है जिस दिन उसको शेयर दिए जाएंगे। अच्छा। ठीक है। अब, तो अब आपका उसका इनकम टैक्स चार्ज बनेगा फ्री शेयर्स के लिए, क्योंकि उसको फ्री शेयर्स भी मिल रहे हैं उसी डेट को। ये हाँ। देखो, उसको फ्री शेयर्स मिल रहे हैं 2024 जून को, और उसी डेट पर उसको कंपनी शेयर ऑप्शन भी टैक्स एडवांटेज मिल रहे हैं। वो हमने तो बात कर ली। अब शेयर ऑप्शन की, वो फ्री शेयर्स की बात करते हैं। हम्म। ऑन फ्री शेयर्स ही विल पे इनकम टैक्स ठीक है। एट हायर रेट। क्यों? क्योंकि वो हायर रेट टैक्स पेयर है, हम्म। वो उन्होंने ये बताया हुआ है। तो कितने उसको शेयर्स मिल रहे हैं? 25,000। 25 हजार। सो 25,000 इंटू 40%, जी कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000। अब ये 10,000 कब पे करेगा? क्योंकि ये 2024 है, तो कौन सा टैक्स ईयर होगा? 24-25 के 25 में। अंदर। जी, ये बात समझ आई आपको हाँ। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स की? ठीक है। ठीक हो गया। जी। ये तो हो गया एक्विजिशन की बात, कि जब एक्वायर होगा दोनों बता दी। फ्री हम्म। शेयर की क्या इम्प्लीकेशन होगी, क्योंकि टैक्स के मुताबिक बताना है। और अगर कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान होगा तो तब क्या उसे कहते सीन होगा। अब बताते हैं, अगर वो डिस्पोज करता है, क्योंकि दोनों की बतानी है ना बात, कि अगर वो डिस्पोज करेगा तो तब क्या सीन है, क्योंकि वो डिस्पोज के लिए क्या कह रहा है, इन आदर केस, दोनों केसों में वो इन शेयर्स को कब बेच सकता है या बेच रहा है? दिसंबर 2030 के अंदर। जी। ठीक है। अब ज़रा इसकी डिस्पोजल्स की हम बात करते हैं कि डिस्पोज करते हुए क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। ठीक है। अब, अच्छा अब ये मुझे बताओ, 2030 में वो डिस्पोज कर रहा है, हाँ। तो अगर हम ये इसकी बात करें, कंपनी शेयर ऑप्शन की बात करें, तो जो सीजीटी आएगा, जो भी सीजीटी आएगा, डेफिनेटली उसको उस पर सीजीटी पे करना पड़ेगा अगर गेन आता है तो। ऐसा ही है। सही है। हाँ। सो ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स अंडर company share option plan, if gain arises, he need to pay CGT। ठीक है, जो भी सीजीटी। और उस टाइम डेफिनेटली देखा जाएगा कि यार वो हाई रेट है या बेसिक रेट बेसिक पेड है रेट या है। एडिशनल रेट पेड है। ठीक है। और वो कब बेचे है? 2 दिसंबर 30 के अंदर। तो कौन सा वो ईयर बन जाएगा सोहेल? दिसंबर वो दो आपका हजार 30-31। बिल्कुल। ठीक हो गया। ठीक है। ये वो सीन होगा। ठीक हो गया। हाँ। और फिर बात करते हैं फ्री शेयर्स की। अगर वो फ्री शेयर्स बेचेगा तो ठीक। तब क्या इशू होगा? अगर जैसे 25,000 इसको मुफ्त शेयर आए हैं, तो वो 30 में बेच रहा है, तो डेफिनेटली उन 30 को मार्केट वैल्यू की बेसिस पे करेंगे, और वो ये सेम सेम वही होगा। जी। गेन होगा सीजीटी पे करेगा, लॉस होगा अलाउेबल होगा, सेम। जी। Meow. Okay. Meow. Meow. इफ गेन Meow. सीजीटी will be paid Meow. खाना। and if loss it will be allowable। जी। नॉर्मल, मतलब नॉर्मल केस Meow. होगा। Meow. Meow. ठीक है। ठीक है। ये समझ आया आपको पार्ट ए? हाँ हाँ। जी। ठीक है। जी। सिंपल, ये चीज़ वही। ये अब आप याद रख लो, कंपनी शेयर ऑप्शन को दोबारा कर लो, ताकि अगर इससे रिलेटेड उन चारों को, उनसे रिलेटेड उन चारों में से कोई भी एक स्कीम आए, आपको पता, और आपके फुल उसमें से मार्क्स आए।
अच्छा वो क्योंकि कोई हर चीज़ नहीं। वो एग्जाम में आता ही है ना, चार में से कोई एक भी। जी, वो कंफर्म है, वो सही है। कंफर्म है आपके। ठीक आगे देखते हैं है जी। पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी क्या कहते हैं? प्रिपेयर कैलकुलेशन टू डिटरमाइन विच ऑफ द टू प्रपोज बेनिफिट्स। ठीक है, दो जो प्रपोज बेनिफिट्स हैं, द कंपनी कार और द लोन, विल रिजल्ट इन द लोअर ओवरऑल इनकम टैक्स कॉस्ट फॉर क्रिस। ज़रा इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, फिर हम इसकी वर्किंग करते हैं। Prepare calculation of determine which of the two proposed benefit, the company car or loan, will result lower overall income tax cost for the case। वो बोल रहे हैं जो कंपनी कार लेना या लोन, कौन सा लेने से आपका मिनिमम टैक्स पे करा जाएगा, ये जी, कैलकुलेशन ठीक है, करने के लिए। ठीक है ना। ओके, अब पढ़ते हैं ज़रा क्रिस का यस। दोनों। हाँ। ठीक है, अब ज़रा क्रिस को पढ़ते हैं कि क्रिस है कौन। क्रिस इज एम्प्लॉयड बाय मिताली लिमिटेड एंड ओन्स 10% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, has been offered the sole use of the company car पढ़ाई দিব কিন্তু আমার কাছে or বুঝতে পারলে পড়াই দিব। alternatively a loan to enable him to purchase the same car himself, receives a salary from the company of £60,000 यस। and receive the dividend of £2,000 each year। इच। ये सैलरी को डिविडेंड आपने मार्क करते जाना है ताकि आपको आगे हेल्प करेगा ये। अच्छा। अब देखते हैं कंपनी कार के बारे में। मिताली लिमिटेड वुड परचेज द कार ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर £9600, which is £800 less than the list price। The car would immediately be made available to Chris exclusively for his private use। ठीक है, the car has a CO2 emissions of 76 grams per kilometer and is diesel powered। डीजल The car meets the RDE2 standard। स्टैंडर्ड। ये ज़रा आपने पढ़ा हुआ ना कार बेनिफिट क्या होते हाँ हैं जी जी इनकम जी। टैक्स। ठीक है, Chris would contribute £700 per year towards the private use of the car। Chris pays for all of his diesel himself। Metali Limited would give the car to Chris after 3 years when its market value is expected to be £6,300। Chris, alternative to loan के बारे में। Mitali Limited would provide Chris with an interest-free loan of £9,600 on 1st October 2023। The loan would be written off in 3 years' time। अब ज़रा ना दोनों को आराम से पढ़ना है, फिर हम दोनों की वन बाय वन वर्किंग करते हैं, हाँ कार सही। की भी और लोन की भी। जी। जैसे कि वो कार की ना है 93,000 विच इज़ 800 लेस देन द लिस्ट प्राइस। ठीक है। यहाँ पर ही मेरा एक सवाल है, यदि ऐसा कोई जी सवाल जी हो जैसे कि एक्सक्लूसिव फॉर हिज प्राइवेट यूज, माने क्या ओनली फॉर हिज प्राइवेट, ऐसा कुछ है ना क्या, एक्सक्लूसिव माने बाद प्राइवेट छोड़ के, तो इसलिए ना जी, बिल्कुल मैंने नॉट ऐसे ही है इंक्लूडिंग, जो आप। एक्सक्लूसिव मीन्स जी जी, माइनस है क्या, सारा कुछ शामिल है। सारा कुछ इसका अंदर है ना क्या, इसका अंदर नहीं है, एक्सक्लूसिव है, बाद है, एक्सक्लूज बाहर है ना, बाहर है मेड यस। अवेलेबल टू एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्राइवेट पर्पसेस के लिए। जी। ठीक है। एंड देन सी ओ टी इमोशन वो हम निकाले 23% आया। ठीक है। किस वुड कंट्रीब्यूट 700 पर ईयर, ये 700 जो किस वुड का माइनस चला जाएगा बेनिफिट में से। ठीक है। क्रिस pays for all of it diesel himself, and Mitali Limited would give a car to Chris after 3 years when its market value expected 6,300। ये आपको 20% करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये आराम से पढ़ो, अभी वो उसको कैलकुलेशन से अभी समझो कि वो क्या कह रहा है, ताकि फिर हम ये 1 मिनट के अंदर उसकी भी वर्किंग कोई करें। बात नहीं है। जी, पढ़ लिया आपने? जी जी जी। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। बाबा 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 ये बाबा ये किससे এটা আমি লিখছি। আমি তো এটা
सबसे पहले हम गाड़ी की बात करें। ठीक है, अब सबसे पहले जी कार की जो लिस्ट प्राइस ऑफ द कार है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। लिस्ट प्राइस क्या है आपके पास? 9600 की है, और उसमें से 800 आपने क्या की है, विच इज़ लेस 800 देन द लिस्ट प्राइस। तो हम डेफिनेटली इन दोनों को क्या कर रहे होंगे, ऐड करेंगे। जी ऐड क्यों कर रहे हो, तो लेस ना मतलब कम। अच्छा पढ़ो अब ज़रा। मिताली लिमिटेड वुड परचेज द कार ऑन 1 अक्टूबर 90 विच इज़ 800 लेस देन द लिस्ट प्राइस। लेकिन 800 लेस देन लिस्ट प्राइस, तो इसका मतलब कि आपको तो पूरी लिस्ट प्राइस चाहिए। समझ आई बात? उसने क्या किया है, उसने सुहेल आपके मतलब स्टूडेंट्स के साथ वो क्या कर रहा है, इसको एग्जामिनर उसे पास पेपर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो वर्ड्स के साथ खेल रहा है। अच्छा। उसका कहने का मतलब था कि हमारी जो लिस्ट प्राइस है इन दोनों को ऐड करने के बाद 10,400 बनती है। जी लेकिन उसने क्या कहा है, विच इज़ 800 लेस देन द लिस्ट प्राइस। और 800 काम है, तो इसका मतलब वो 800 शामिल करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट लिस्ट प्राइस आएगी ना 10,400। समझ आई बात हाँ आपको? अब ठीक है। ये इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी डेफिनेटली टाइम प्रेशर, तो कोशिश करनी है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ी हो ना, उसको कोशिश करना है एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा पढ़नी है हर लाइन को। अच्छा। और जहाँ पर आपको 1% भी डाउट हो, उसको तो ज़रा एक दफ़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है ताकि ज़रा और समझ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेपर के अंदर आपका टाइम प्रेशर होता है, टेंशन, तो स्ट्रेस, उसकी वजह से आप कोई चीज़ मिस ना कर जाओ। ठीक है। ठीक है, जी अब वो परसेंटेज ग्राम के निकालते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ये डीजल पावर्ड कार है, 76 ग्राम है। ठीक है, ऐसे ही है। जी। और आपकी क्या उसे कहते हैं, उसकी होती है सेवेंटी वो सिक्स 23 आया। माइनस 55, जो आपका मैक्सिमम लिमिट आती है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू आपकी 16%। 23 जी आया। सोहेल, देखो कितना आपके पास आ रही है परसेंटेज। 1 मिनट 76 क्यों ले रहे हो आप, 75 ना। हेलो। हाँ हाँ 1 मिनट। हाँ भैया 1 मिनट। ओके। जी भैया। जी, अब ये देखो आपके पास ग्राम कितनी है, ग्राम्स पर किलोमीटर कितने हैं, 76। ठीक तो है। ये 55 से ऊपर होता है। तो हम लोग 76 75 ले लेते हैं, ठीक है ना। माने 55 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16। हाँ वो हाँ 20 सॉरी आया। 75। 20 आया ठीक है। हम्म 20 20 आ गया, प्लस फोर ठीक हो गया। परसेंट डीजल का, वो 24, क्योंकि वो डीजल है। अब ये क्या है, द डी कार मीट्स द RDE2 स्टैंडर्ड। जी, तो 4% और जो आप प्लस कर ले आप, तो 24 आएगा ना। ये आपका 24 क्यों है, ज़रा ये मुझे बताओ। क्योंकि ये डीजल है, यदि पेट्रोल होता तो वो तो नहीं आता। अच्छा, पेट्रोल का कितना होता है? पेट्रोल का आपको नॉर्मल कैलकुलेशन के साथ वही हो जाता है, जैसे 16 है और वहाँ से आ रहा आपको जाके 75 माइनस 55 डिवाइडेड 4, 20 आता है यदि पेट्रोल होता। और डीजल है तो फिर 4% ऐड करना पड़ेगा ना, एज पर। और जो RDE2 स्टैंडर्ड अगर कार मीट करती है तो तब क्या होता है? जब काम नहीं करेगा तब तो फिर आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा, जैसे कि 16 नहीं 20 आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो RDE स्टैंडर्ड कार मीट्स करती है उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं, ये बताओ। उसके लिए 4% आपको ऐड करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि वो हम तो ऐसे ही कुछ पढ़े थे। ये इसको ज़रा नोट्स को खोलो और ज़रा दोबारा पढ़ो, 1 सेकंड, 1 मिनट लगा के, अच्छा। फटाफट। जैसे कि हाँ देखिए वो बोल रहे थे आपका, द परसेंटेज रेट्स अप्लाइंग फॉर पेट्रोल कार एंड डीजल कार हम्म मीटिंग द RDE2, ठीक है ना, हम्म स्टैंडर्ड विद CO2 एमिशन अप टू हिज लेवल आर, यही बोले वो। तो फिर तो
तो यहाँ तो वो आपका RDE2 स्टैंडर्ड तो मीट कर रहा ना। मीट करें तो फिर आप कह रहे हो कि 24% आएगा। जी जी जी। आप क्या कंफर्म बोले, बात है? आप क्या बोले नहीं? नहीं नहीं, मैं इसलिए आपको देखना चाहूँ कि आपको वो चीज़ याद है या नहीं याद है, याद है। क्योंकि हम आज लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये है अच्छा, इसी अब से। इसमें कितने ऐड करने हैं? 4%, 4%। 4% जी, तब 24 आ जाएगा। कितना आ गया? 24। 24। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाँ ताकि उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है। ओहो, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 10400 24%, 2496। एक सवाल ठीक था हो गया? हमारा। जी पूछो। हम आप जो वो जो आप ये क्या ना, क्रिस का जो बोल रहा था वो बात, मेथाली लिमिटेड वुड परचेस द कार ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर हम्म 9600, विच इज 800 लेस देन द लिस्ट प्राइस। वो हम्म यहाँ पे तो उसका मतलब क्या बोल रहा है, जो वो किना है 9006 में, विच इज लेस देन द लिस्ट प्राइस से कम में। आप जो बोले वो एग्जामिनर कभी वार्ड लेके खेला करता, आप ऐसा कुछ बोले ना, वो दे प्लेइंग विथ वार्ड। हम्म थोड़ा ये बोले ना बिल्कुल वो, ऐसे। यहाँ पे वो कौन टेक्निक यूज करे स्टूडेंट को कंफ्यूज में रख दे वो। बिल्कुल असल चीज़ देखो, एग्जामिनर जारी सी लेकिन बात है देखिए हम स्ट्रेट आपको फॉरवर्ड तो बोले भाई, आपको लिख के नहीं देगा, वो तो अनहद ये भाई, चाहेगा ना कि अनहद भाई, आप जब ये पूरा पढ़ते हैं ना, जैसे कि मिताली का जो वो ऑल्टरनेटिव वन है कंपनी का, इसमें लेकिन सारा हम्म कुछ इजी है, लेकिन यही एक जगह कॉन्फ्यूजन है, 96,000 विच इज लेस देन 800। यही एक हम्म कॉन्फ्यूजन फिर रहा है, अब बाकी सब ठीक है, यही कह देखिए रहे हो आप। ना, जी यही कह रहे हो ना, वो ये एग्जामिनर करता है असल चीज़ देखो। वो इसीलिए वो ये टफ पेपर है ना, वो जी असल चीज़ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो है, लेकिन असल जो मेन चीज़ है वो इंग्लिश को रीफ्रेज करना सेंटेंस को, या कभी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी यूज़ कर लें जहाँ पर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, वो फिर अपने उस अंदाज़ा जो होता है उसके मुताबिक कर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर इशू आता है। जी ठीक है, चलो। लेकिन उसका हल ये एक है डेफिनेटली। वो आ, प्रैक्टिस। हाँ हाँ, और प्रैक्टिस और प्लस हल उसका सबसे बड़ा एक ये है कि डेफिनेटली हम नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं इंग्लिश के लिए, हाँ उसका सबसे बड़ा इजी हल ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो कोशिश करो कि जहाँ पर भी आपको डाउट लगे 1% भी, उसको ज़रा कुछ सेकंड ज़्यादा दे दो, उसको 2-3 दफ़ा ज़रा फटाफट पढ़ लो ताकि आपको समझ आ जाए। जी ठीक है। ठीक है, अब तो ये आ गया। अब ज़रा पेट्रोल का देखते हैं, पेट्रोल क्या कह रहा है। जी कंट्रीब्यूट किया उसने 700 टुवर्ड्स द प्राइवेट यूज़ ऑफ द कार। ठीक हो गया। हाँ तकरीबन 700 उसने प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल किया, ये याद रखना है। जी। और मिताली ने जो गाड़ी 3 साल पहले ख़रीदी थी उसकी उस वक्त वैल्यू कितनी थी? 6,300। 6। अब हमने टोटली उसका एम्प्लॉयमेंट इनकम के निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 700 माइनस करेंगे हाँ क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट किया 700। सही है। ऐसे ही है। हाँ और 700 माइनस करेंगे और ये याद रखना है कि जो आपका क्या कहते हैं, इस 2496 माइनस 700, ऐसे ही है। जी। कितना आपके पास आ रहा है? 2496 माइनस 700, 1796। सिर्फ एक सेकंड रुकना, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है। তুমি ওখানে বসে কাজ করো, আমি জান, তুমি ওখানে বসে কাজ করো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ।
my turn. You go for you and Pato. Why is so far away? Guess fighting. Let's see. You go unless you want to choose one. Oh, the driver. Okay. Look, the two diners. The diners were there. Are you back the robot? Come on, come on. जी जी अब हाँ आपने 700 जो पेट्रोल था वो माइनस किया इसमें से, Guys, कोई 1796 ठीक है। और उसने क्या कहा, मार्केट प्राइस जो है 6300 वो कितने सालों के लिए आपकी है, 3 सालों के लिए, ऐसे ही है। हाँ तो आप क्या करोगे, इंटू 3 प्लस 6300। अब आप देखो आपके पास कितना बेनिफिट आता है, ताकि आप उस पर टैक्स पे करोगे। 11688 11688। जी Okay. ओके, अब इस पर आप क्या पे करोगे, क्योंकि हाई रेट वो टैक्स पेयर है। हाँ 40% 40% टैक्स, तो कितना बनता है आपका, 4675 ये चीज़ की आपके पास टैक्सेबल अमाउंट बनेगी सोहेल। ठीक है ठीक हो गया, ये कार के लिहाज से। हाँ अभी लोन देखने हैं। लोन क्या कह रहा है, 9600 का इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन 1 अक्टूबर 2023। द लोन वुड बी रिटर्न ऑफ इन 3 years टाइम। अहमद भाई अब जी जी पूछो। हमको 5 मिनट का ब्रेक देंगे था, वॉशरूम जाना था, टॉयलेट लगा तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, सॉरी नो भाई इशू, जाओ अच्छा आप, नो कोई मसला नहीं। अच्छा ओ थैंक यू Oh.
अहमद भाई जी जी सोहेल, जी, चलिए सॉरी। नो इशू। अच्छा, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा इसके लिए। अच्छा, लोन की हम बात कर रहे थे, हम लोन क्या कह रहे थे? लोन कितना है सोहेल? 9600 का। जी, और कब मिला उसको? फर्स्ट 1 अक्टूबर ये को। 23। अच्छा, लोन की क्या बात होती है कि अगर कोई भी लोन 10,000 से कम होगा यस, तो वो वो लोन बेनिफिट है। कंसिडर ही नहीं होगा। हाँ, ठीक सही हो बोला, गया? याद आया अभी, हाँ। ठीक हो गया? जी। तो वो कंसिडर ही नहीं होगा। जी। हाँ। तो पहला तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब वो क्या कह रहा है, लोन वुड बी राइट ऑफ इन 3 ईयर्स। डेफिनेटली वो लोन तो फिर क्या कहते हैं, राइट ऑफ जब होगा जी। तो उसके लिए आपको कितना वो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। वो कुछ पता है आपको? नहीं कुछ नहीं, याद है कि क्या होता है? थोड़ा सा बोले, शायद याद आ जाए थोड़ा सा ही। अच्छा कोई नहीं, अब वो पहले करते हैं इसका पार्ट सी। ओ ये इसका लोन की करते हैं। लोन, सो पहले तो आ गया ना, एनी लोन अमाउंट that is less than 10,000 pound will not be considered as a इंटरेस्ट फ्री लोन। सही है। मतलब वो लोन फिर बेनिफिट ही नहीं होगा ना। ठीक है। ठीक हो गया? ये तो ये बात होगी। दूसरी बात आ गई कि वो राइट ऑफ जब हो रहा है ये 3 साल के अंदर जब होगा तो फिर उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी? क्योंकि ये ज़हन में रखना, ये क्लोज कंपनी है। हाँ। तो जब भी अगर इस तरह का कोई सीन होता है क्लोज कंपनी के अंदर, हाँ। लोन वगैरह राइट ऑफ होते हैं, तो उसके लिए आप जो इनकम टैक्स चार्ज पे करते हो, ठीक है। ठीक है, हम्म। सो इनकम टैक्स जो चार्ज हो जाएगा इस सिनेरियो के अंदर, अच्छा। वो आपको 33.75% राइट ऑफ करके पे करना वो पड़ेगा। जो क्लोज कंपनी हो तो उसका ये रेट है क्या, 33.75? हाँ, यहाँ ये मतलब कॉन्सेप्ट है कि अब ये क्या है, लोन राइट ऑफ होगा तो हाँ। डेफिनेटली एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट होगा। हाँ। एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट होता है तो एज ए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड डिविडेंड। का क्या रेट है? और डिविडेंड यदि वो अच्छा हो, यदि आपका बेसिक है, हायर रेट है और एडिशनल रेट है, ठीक है ना, वो हायर रेट में से हाँ 33.75 डिस्ट्रीब्यूशन जी, अमाउंट। समझ आया। अब क्योंकि डिविडेंड। अब ये लोन नहीं होगा, अब एज ए डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन दोगे शेयर होल्डर को, हाँ। तो वो तो फिर एज ए डिविडेंड पकड़ेगा। तो एज ए डिविडेंड पकड़ेगा उसको, तो फिर एज ए डिविडेंड के तौर पर उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो एज ए डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वो बनता है क्योंकि ये हायर रेट है। तो ये देगा इस पर 33.75%। उसके ऊपर ठीक है, टैक्स देगा, सही है। आप समझे, हाँ। जो हाई रेट का ये है, वो मैं हाँ ये हाई रेट का। अच्छा, अहमद भाई एक सवाल था। जी बताओ, पूछो। अगर हम लोग 10,000 से नीचे लेते हैं उसका ऊपर तो हम लोग को कोई जी जी, इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं होगा ना। मतलब उसकी जो लोन की आपको वर्किंग याद है ना, जो आपके दो मेथड है, एक एवरेज मेथड और एक अच्छा, है स्ट्रिक्ट प्रिसाइज मेथड। मेथड, हाँ, तो दोनों तो याद तो है वो तो लेकिन। वो तो खत्म ही हो गए ना, हाँ। मतलब वो तो एलिमिनेट ही हो गए। हाँ, एलिमिनेट अब हो ये गया। आ जाएगी दूसरा केस, क्योंकि राइट ऑफ हो रहा है 3 साल के बाद, तो वो तो शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर को लोन तो मिलेगा, मतलब एज ए लोन ही कंसिडर होगा वो, एज अ अपने पास वो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी उसको करके देगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी ये पैसे तकरीबन 9600 के। तो 9600 के जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो फिर डेफिनेटली एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर को। तो वो हाई रेट टैक्स पेयर है, तो उसको हाई रेट इस पर पे करना पड़ेगा चार्ज। इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जी। मेरा और एक सवाल था भैया, जो वो हम्म। जो बोले राइट ऑफ माने क्या, वो क्या, वो लोन जो लिया वो हम 3 साल में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को फिर बैक करके हाँ हमें? बिल्कुल, मतलब ख़त्म हो जाएगा ना, लोन आपको 3 साल के अंदर अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन उसमें हमको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, जैसे अगर 2% एक इंटरेस्ट रेट था वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल वो, हाँ वो तो डिफरेंट हो जाता है ना, वो फिर एवरेज मेथड और स्ट्रिक्ट मेथड अच्छा, आ सही जाता है। सही है, ठीक है। ठीक है। जी। तो अब ये देखो, इसका डिविडेंड का जो चार्ज, मतलब कितना इसको इस पर इनकम टैक्स चार्ज पे करना थ्री पड़ेगा टू फोर जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है। पर? 3240। कितना आ जाएगा? 3240। जी, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ। वो क्या होगा? डेफिनेटली
this will be considered as distribution. जी So जो क्रिस है वो शेयर होल्डर है. हाँ क्रिस इज अ शेयर होल्डर. सो ये इसके मुताबिक होगा. जी सुहेल, ये आपको समझ आया? हाँ इधर ठीक है. अच्छा, और फिर उसने एक बात और की थी सबसे इम्पोर्टेंट. उसने कहा था कि आपने इन दोनों में से मतलब ऑप्शन में से दोनों में से बताना कि आपके लिए कंपनी के लिए मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा. लोन मतलब कार लोन रहेगा या वो रहेगा. तो Loan. ओवरऑल जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी लोन की कम हो रही है, हाँ. मतलब लोन कम है उसके लिए. तो जी. ये आप वो बता रहे हो क्योंकि उसने बताया ना आपने दोनों में से बताना है कि यार कौन सा लोअर उसका ओवरऑल इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, तो वो लोन है. जी जी ठीक है. ठीक है. अब पार्ट सी करते हैं आखिरी 7 मार्क्स के लिए. Advise Yara whether or not it would be beneficial for her to claim the remittance basis in the tax year 2022 and 20. हाँ ये भी मार्क कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेमिटेंस बेस्ड चार्ज वगैरह जो है. ठीक है. Calculate the increase, if any, in her income tax liability for the tax year 2023 compared to that of the previous year, assuming that she chooses the most beneficial course of action. इस क्वेश्चन को ज़रा आप पढ़ो आराम से. One close company and remittance. Advise Yara whether or not it would be the beneficial for her to claim the remittance basis in the tax year 22-23. Calculate the increase if any in her income tax liability for the year 23 compared to the previous year, assuming that she choose the most tax beneficial course of action. ठीक है सर. Advise Yara whether or not it would be the beneficial for her to claim the remittance basis. ठीक है. वो पूछ रहे हैं हमसे एडवाइस मांग रहे हैं ये रेमिटेंस बेसिस सही होगा कि नहीं होगा. और वो फिर बोल जी. रहे हैं कैलकुलेट द इनकम एंड इफ एनी इन हर इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर 23. वो भी बोले 23 के जो इनकम टैक्स वो कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर से. एंड एज्यूमिंग दैट धर लेते हैं हम लोग सी चूज द मोस्ट टैक्स बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन. बोले उधारी की कौन तो उसका लिए सबसे बेस्ट होगा टैक्स बेनिफिशियल टैक्स के लिए. जी. ठीक है. ये क्या देखिए तो बोला एज्यूमिंग दैट शी चूजेस द मोस्ट टैक्स बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन. कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब आप बताओगे ना कि रेमिटेंस बेसिस चार्ज के लिए क्या होता है. अच्छा ठीक है. चलो क्वेश्चन देखते हैं. चले हम लोग क्वेश्चन 3 नंबर. एक सेकेंड. जी. अच्छा आप पढ़ते हैं इसको. Yara, non-UK domiciled employee, is currently resident in the UK but domiciled in the country of Setova. Became UK resident when she was employed by Mitali Limited on 1st April 2015. Receives an annual salary from Mitali Limited of £82,000. Has no other UK source of income. सही है. Received rental income from an unfurnished residential property in Setova. फिर है यारा, ओवरसीज उसकी रेंटल इनकम कितनी है. ग्रॉस annual rental income from the overseas property is 24,000. Yara only remits £10,000 of this income to the UK each year. Yara has previously claimed the remittance basis each tax year. अब ज़रा इन दोनों को ज़रा आराम से पढ़ो, फिर इसकी हमें वर्किंग करें और फिर देखें इसका कितना रेमिटेंस बेस चार्ज आता है. सही. और फिर फर्दर देखें इसके. देखिए वो आपका बोलिए वो यूके का रेसिडेंट है लेकिन वो डोमिसाइल नहीं है. डोमिसाइल मीन्स बाय बॉन्ड. ठीक है ना.
जी बिल्कुल पासपोर्ट उसका वहाँ का नहीं है क्या? बिल्कुल बिकम ए यूके रेसिडेंट व्हेन शी वाज एम्प्लॉयड 2015 से वो यूके का रेसिडेंट है, ठीक है ना? ध्यान देते हो बिल्कुल क्योंकि वहाँ काम करी 2015 से, वो मोर देन 6 मंथ जाने से तो ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल Receives annual salary from Mitali 82,000, बाबा हायर रेट पे है, and has no other UK source of income, और उसका यूके में कोई इनकम नहीं है। Receives rental income from the unfurnished resident property, unfurnished residential property in सेतुबिया। सेतुबिया में जी उसका घर है, अनफर्निश्ड चलते हैं, ठीक है। एंड ग्रोस एनुअल जहाँ का वो डोमिसाइल क्या है, कहते हैं पासपोर्ट होल्डर है जी पासपोर्ट होल्डर पासपोर्ट सही है। होल्डर है एंड द ग्रोस एनुअल रेंटल इनकम फ्रॉम ओवरसीज प्रॉपर्टी 24,000 पाउंड है। वहाँ से वो जी ओनली रेमिटेंस 10,000 वो यूके में लाती, ठीक है। एंड यारा हैज़ ए प्रीवियस क्लेम रेमिटेंस बेसिस ईच टैक्स ईयर, एंड यारा हैज़ प्रीवियसली क्लेम रेमिटेंस बेसिस ईच, हर साल वो टैक्स प्रीवियस में कंप्लीट ये करी थी, क्लेम करती है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ होता है, यहाँ पे डीटीआर भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? यस आप देखते हैं ये तो चीज़ देखनी है पहले आप क्या देखोगे कि 11 क्या कहते हैं रेजिडेंट है आखिरी 7 सालों में ठीक है जी तो रेमिटेंस बेस्ड चार्ज उसका वो क्लेम कर सकते हैं पहले तो ये बताना है वो क्लेम कर सकते हैं वो फिर उसके लिए इलेक्ट भी होता है यानी क्योंकि वो उसकी कंडीशन है ना कि आखिरी जो 9 सालों में से 7 साल आप यूके के रेजिडेंट होगे तभी आप एलिजिबल होगे वो रेमिटेंस बेस्ड चार्ज क्लेम करने के लिए जो ठीक, 30,000 है हाँ उस केस में ये हो रहा है ठीक हो गया ठीक है। फिर उसके आगे जो ये इनकम जो बन रही है उस पर वो टैक्स पे करेगा क्योंकि उसने बताया हुआ है कि क्या बताया हुआ एक सेकेंड हाई रेट टैक्स पे रहे थे कुछ उसने बताया हाँ वो या हाई बेसिक रेट है 82,000 है ना? हाँ 82 तो हाई रेट टैक्स पेयर है इस पर वो पे करेगा हाई रेट ठीक हो गया फिर अब ये वन बाय वन करते हैं ना ताकि आपको समझ आती जाएगी ठीक कि है। किस तरह इसकी वर्किंग करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेमिटेंस बेस्ड मेथड ठीक है, ये हम भी इधर नोट करके रखते हैं। हम्म। अच्छा अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया पहले तो वो देखेगा ना यारा हैज़ बीन रेजिडेंट ऑफ यूके आउट ऑफ लास्ट 7 years ऐसा ही है जी आखिरी 7 सालों में वो यूके का रेजिडेंट है सो शी है ना यही है सी शी विल बी हाँ एलिजिबल फॉर रेमिटेंस बेस चार्ज ठीक है। और वो कितने हैं 30,000 30,000। ठीक हो गया हाँ पहला पॉइंट तो ये हो गया ना आपने ये बताया कि यार वो आखिरी 7 सालों से यूके का रेजिडेंट है और वो 9 सालों में से 7 साल बनते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएगा रेमिटेंस पे चार्ज से लिए कितना 30,000 के तीस लिए हजार का ठीक हो ठीक गया है, हाँ। आगे उसके बाद अब वो क्या कह रहा है उसकी जो रेंट यूके से रिमिट कर सकता है उस पर डेफिनेटली उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जो उसकी फॉरेन रेंटल इनकम जो रिमिट कर रहा है यूके के अंदर क्योंकि वो भी उसकी क्या कहते हैं रेमिटेंस बेस्ड चार्ज के अंदर ऐड होगी हाँ सो उसकी जो फॉरेन रेंटल इनकम है दैट शी इज़ रिमिटिंग टू यूके वो कितनी है 10,000 है जी हाँ। शी नीड टू पे 20,000 मोर। यूके टैक्स और वो कितने 10,000 इंटू 40%। 40% 4,000 बन जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही है हाँ सही है। तो अब इस साल जो इस साल इसका बन रहा है 22-23 क्योंकि हम 22-23 में बैठे हैं ना हाँ तो इस साल इसका टोटल जो रेमिटेंस बेस्ड चार्ज बनेगा इन 2022 और 2023 ऐसे ही है वो कितना बन जाएगा 30,000 प्लस 4,000 34,000।
ठीक हो गया। ये इसका रेमिटेंस बेस बनेगा जो उसकी डेफिनेटली क्या होगी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, हाँ विल इंक्रीज इनकम इट्स टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। सही ठीक हो गया, हम्म, ये हो गया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखेंगे कि वो कौन सा मेथड, आपको ये याद होगा इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है अराइजिंग बेसिस आपका मेथड होता है, तो अगर वो चूज़ करते हो तो उसमें डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर वो डिफरेंट मेथड यूज़ करता है तो वो डिफरेंट। तो अब वो क्या कह रहा है नीचे, हर टू क्लेम द रेमिटेंस बेस्ड चार्जेस जो आपने निकाल लिए, कैलकुलेट द इंक्रीज इफ एनी इन हर इनकम टैक्स लाइबिलिटी कंपेयर टू द, पिछले सालों से आपने देखना है कि पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, ताकि अगर इंक्रीज आ रहा है तो वो कितने हैं। और ठीक है अज्यूमिंग दैट शी चूजेज द मोस्ट टैक्सेबल टैक्स बेनिफिशियल कोर्स ऑफ, इसका मतलब है वो मेथड चूज करेगी जो उसके लिए कारामद होगा। हाँ ठीक है, सही तो वो जो दोनों मेथड है, मतलब एक तो रेमिटेंस बेस है और फिर दूसरा आपका अराइजिंग बेस है। तो अगर अराइजिंग बेस से वो इस्तेमाल करती है तब उसकी क्या लाइबिलिटी होती है, तो जारी बात है वो चूज़ करेगी जिससे कम आ रहा होगा हाँ बिल्कुल अपने बेनिफिशियल के लिए, ऐसे ही है। हाँ ठीक है आप देखते हैं अगर वो रेमिटेंस बेस को क्लेम नहीं करती है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है वो अराइजिंग बेस मेथड को चूज़ करेगी, क्योंकि रेमिटेंस बेस अगर आप चूज़ किए तो ये फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, ये जो भी हमने ऊपर किया है। ठीक है सो अगर सो इफ शी डज नॉट चूज रेमिटेंस बेस मेथड, ठीक है, जी इंस्टेड क्या चूज करती है, अराइजिंग बेस मेथड। अरे जी तो फिर उसके मुताबिक उसकी कितनी मतलब लाइबिलिटी बनेगी, क्या उसे कहते होगा। अच्छा, जब भी वो अराइजिंग बेस चूज करेगा तो इसका मतलब है जो भी उसकी फॉरेन रेंटल इनकम है जी जो उस साल के अंदर आ रही होगी, उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि अब वो क्या है, सो शी नीड टू पे, so she need to pay UK tax on her full foreign rental इनकम। ठीक हो गया। ठीक है अब वो कितनी उसे कहते हैं उसके पास है इनकम, 24,000 है, 24 हाई रेट है। सो कितना आ जाएगा आपके पास से, 9600 ओके, जी ठीक हो गया। सो अब वो पर्सनल अलाउंस के लिए भी इंटाइटल हो जाएगा हाँ अगर वो अराइजिंग बेस मेथड वगैरह चूज़ करता है। और फिर हम देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे यार पिछले सालों में क्या फ़र्क था, मतलब कितना इंक्रीज़ आ रहा था। ठीक है सो उसके पास इनकम कितनी है उसकी, 82,000 हम्म की जो ये है, प्लस 24,000 का उसका रेंटल इनकम आ गया। ठीक हो गया। कितनी आ गई उसके पास नेट इनकम, 106 ठीक हो गया। जी इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से तो आपका अब वो वो 50 आपको, पर ये पर्सनल अलाउंस तो वो पूरा पूरी इम्प्लीमेंट नहीं होगा यहाँ पर ही अच्छा एक्सीलेंट, अब क्या करेंगे, वो अब हम लिमिट लेंगे, जी और वो लिमिट कितनी है, नहीं 1 लाख की लिमिट है। हाँ 1 लाख की है सो आप क्या कहोगे, 1,06,000 माइनस 1 लाख, 1 लाख ऐसे ही है, 6 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही है। जी बिल्कुल सही जा रहे हैं अब ये कितना आता है, 6,000 में 3,000 आ जाएगा आई थिंक। आप जी हाँ, और पर्सनल अलाउंस में से आप माइनस करोगे उसको। जी सो पर्सनल अलाउंस आपके पास जो आएगी 12,570 12,570 माइनस 3,000, जी जो अब आपकी आप कह सकते हैं एडजस्टेड पर्सनल 9,780 अलाउंस होगी,
वो ये आएगी कितनी 9570 जी, माइनस ये आपकी क्या आ जाएगी एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस, ठीक हो गया माइनस 106 से बात देते, ठीक है ना? जी। ये समझ आया आप आपको? हाँ जी भाई, आप डेफिनेटली ठीक है। ये जो है इस पर आप क्या करोगे, नाइन टैक्स पे करोगे, जी जी। वो आपकी टैक्स सेविंग होगी। आप देखो कितना आपके पास आती है 96430 94 सॉरी 9570.40 3828। ये आपकी टैक्स सेविंग है। अब ये देखो आपके पास इधर कितनी फॉरेन रेंटल इनकम थी 9600 की, जी तो टोटल जो आप कह सकते हो इनकम टैक्स जो आप सेव करोगे अराइजिंग बेसिस से, ठीक है, वो कितना आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स सेविंग अंडर बेसिस, ठीक हो गया। जी 9600 में से आप क्या करोगे, ये जो आपके पास अमाउंट आई है, जी और ये नेट ऑफ पर्सनल अलाउंस की बात हो रही है, मैं पर्सनल अलाउंस की इसमें एडजस्टमेंट करने के बाद जी कितना आ रहा है 9670 ये तो आपका अराइजिंग बेस से आ गया, ठीक हो गया। तो अब आप कंपेयर करो, ये आ गया अराइजिंग बेस से। अब ज़रा ऊपर देखते हैं रेमिटेंस बेस से। रेमिटेंस बेस से आपके पास कितनी आ रही थी, तकरीबन कोई 34,000 बन रहा था, उस पर आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो जाहिर सी बात है आपके लिए कौन सा करामद होगा, नीचे होगा, आपके लिए कम अराइजिंग बेस, होगा। अराइजिंग बेस करामद होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप किसको चूज़ करोगे, अराइजिंग बेस को चूज़ Arising base। करोगे। अच्छा, एराइजिंग बेस ये हम पहले बुक में नहीं मिला, ये बुक में कौन सा चैप्टर में मिल सकता है? जैसे कि 22 है, 23, 19। ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, वरना तो मेरे नोट्स में मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा अगर आप कहोगे तो। प्लीज़ आप हमको नोट सब, क्योंकि हमको मैं नोट से भेज दूंगा, नो इशू, ठीक मैं है। आपको नोट से भेज दूंगा। और कल फिर इंशाल्लाह ताला हम एक और क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं अहमद भाई, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, ओके। नो प्रॉब्लम, ओके, अल्लाह हाफिज़।